तो स्टूडेंट्स, आज का जो अपना टॉपिक है वो 12th की पुस्तक की पहली यूनिट है और यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसे कि आप स्थिर वैद्युतिकी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है। नाम से पता चल रहा है स्थिर वैद्युतिकी, यानी कि यहां पर हम जिस विद्युत की बात करेंगे वो स्थिर विद्युत कहलाती है। यानी कि यहां पर हम इस विद्युत की बात करेंगे जो कि स्थिर कणों के कारण, या मैं कह सकता हूं स्थिर आवेशों के कारण उत्पन्न होती है। अच्छा स्टूडेंट, यहां पर मैंने आवेश का नाम लिया है, तो मैं पहले आपको आवेश के बारे में बताऊंगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा है आवेश, जिसे मैं लिख रहा हूं यहां पर चार्ज। तो क्या होता है आवेश या चार्ज? तो देखिए, आवेश जो है किसी भी वस्तु का या किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उस वस्तु में विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। क्या बोला मैंने, एक बार फिर से गौर फरमाइएगा कि आवेश किसी भी वस्तु का या किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु में विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो मैं आवेश की बात करूंगा, और आवेश जो है वो दो प्रकार के होते हैं। मेरी बात सुनिएगा फिर से। आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनावेश, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है ऋणावेश, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम प्लस करके भी दिखा सकते हैं और नेगेटिव चार्ज को हम माइनस द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। सही बात है। अच्छा, आवेश जो है वो धनावेश और ऋणावेश कैसे बनता है उसके बारे में बता देता हूं। आवेश का धनावेश और ऋणावेश बनने के लिए सबसे मूल जो कदम होता है या सबसे मूल जो चीज होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन। हम इलेक्ट्रॉन से ही पहचान सकते हैं कि कोई भी आवेश धनावेश है कि ऋणावेश है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए आपको किसी वस्तु के बारे में बताता हूं कि माना मेरे पास कोई वस्तु है। ठीक है, अच्छा, वस्तु जो है या कोई भी पदार्थ है वो परमाणु से मिलकर बना होता है। तो यहां पर मैं इस वस्तु की बात करता हूं कि माना ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है या कोई वस्तु है जो कि परमाणु से मिलकर बना है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ किसकी बात करनी है, इलेक्ट्रॉन की। अच्छा, मैं एक और चीज आपको बता दूं कि किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्याएं बराबर होती है। ठीक है, तो माना मेरे पास में दो वस्तुएं हैं, इस वस्तु को मैंने ए कह दिया और इस वस्तु को मैंने बी कह दिया। माना इस वस्तु में 5 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, यहां मैं इलेक्ट्रॉन को ई करके दिखा रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ई शब्द से चालू होता है, तो उसको मैंने ई से दिखा दिया। तो माना इस वस्तु में 5 इलेक्ट्रॉन है और इस वस्तु में भी 5 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया था कि वस्तु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। तो अगर इस वस्तु में 5 इलेक्ट्रॉन है तो इस वस्तु में प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, 5 ही होगी। तो इस वस्तु में मैंने लिख दिया 5 प्रोटॉन। प्रोटॉन को मैं पी लिखकर दिखा रहा हूं। ऐसे ही मेरे पास इस वस्तु की मैं बात करूं तो इस वस्तु में भी कितने प्रोटॉन होंगे, 5 प्रोटॉन होंगे। ठीक है, तो मैंने दोनों वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या को क्या कर दिया है, बराबर कर दिया है। अब माना मैंने यहां से यानी कि वस्तु ए से वस्तु बी में 2 इलेक्ट्रॉन भेजे। कहने का मतलब, अच्छा, मैंने एरो से दिखा दिया है तीर के निशान द्वारा कि 2 इलेक्ट्रॉन इस वस्तु में से निकले हैं और कहां चले गए हैं, वस्तु बी में चले गए हैं। तो वस्तु ए में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 5 इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन मैंने भेज दिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। और इस वस्तु पर 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए हैं, तो इस वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन अभी भी मेरे पास प्रोटॉनों की संख्या तो उतनी है। तो यहां पर मेरे पास प्रोटॉनों की संख्या हो गई 5 और यहां भी प्रोटॉनों की संख्या हो गई 5। ठीक है, तो इस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई और इस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो गई। तो मेरी बात सुनना, जिस भी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है उस वस्तु पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाती है उस वस्तु पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। यानी कि अगर आपको किसी वस्तु के धनावेश और ऋणावेश को बताना है तो हमें किसकी संख्या को देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होती है तब तो वो धनावेशित यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है तो मेरे पास ऋणावेश यानी कि नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है,
हाँ, तो फिर से मैं बात करता हूं धनावेश और ऋणावेश की। तो मैं यहां लिख देता हूं, एक तो मैंने बात की थी धनावेश की और दूसरा था मेरे पास में ऋणावेश। ठीक है, हाँ, तो धनावेश और ऋणावेश की मैं बात कर रहा था। ठीक है, धनावेश को मैं यहां प्लस करके दिखा रहा हूं और ऋणावेश को मैं माइनस लिख रहा हूं। तो मैंने अभी आपको बता दिया था कि अगर इलेक्ट्रॉन की मेरे पास कमी हो जाती है तो कौन सा आवेश आ जाता है, धनावेश, और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है तो कौन सा आवेश आ जाता है, ऋणावेश। ठीक है, चलो अब यहां पर मैं आवेशों के कुछ मूल गुणधर्मों की बात कर लेता हूं। ठीक है, तो मूल गुणधर्म में हम ज्यादा नहीं बताते हुए सिर्फ दो गुणधर्मों की बात करेंगे, जिसमें पहला गुणधर्म है अदिश राशि। पहला गुणधर्म है कि आवेश जो है एक कैसी राशि है, अदिश। अच्छा, आपने कक्षा 11वीं में सदिश और अदिश के बारे में पढ़ा होगा कि ऐसी भौतिक राशियां जिनको बताने के लिए परिमाण और दिशा की आवश्यकता होती है वे तो सदिश होती है, और जिनको बताने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वे राशियां कहलाती है अदिश राशि। तो अगर आवेश को आपको कभी भी समझाना पड़े या किसी को भी आवेश बताना पड़े तो आपको सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होगी, दिशा की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए मैं इसको कौन सी राशि बताता हूं, अदिश राशि। तो पहला गुणधर्म है मेरे पास आवेश का कि आवेश एक कौन सी राशि है, अदिश राशि। दूसरे गुणधर्म की मैं बात करता हूं। दूसरा गुणधर्म है समान आवेश जो हैं वो प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षण का मतलब आप लोग जानते हैं, प्रतिकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे को दूर धकेलना। अगर मैं किसी को आकर्षित करता हूं तो मतलब मैं उसे अपने पास खींचूंगा, और अगर मैं किसी वस्तु को प्रतिकर्षित करता हूं तो मैं उसे अपने आप से दूर धकेलूंगा। तो मैं बात करता हूं, पहला मैंने गुणधर्म बताया कि आवेश कैसी राशि है, एक अदिश राशि, और दूसरे गुणधर्म की बात करता हूं कि समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, और इसी प्रकार जो विपरीत आवेश हैं, इसी प्रकार जो विपरीत आवेश हैं वे परस्पर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कि समान आवेश करते हैं प्रतिकर्षित और विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं। अगर मैं इसे एग्जांपल के तौर पर बात करूं तो देखो, मानो मेरे पास फिर से मैं दो वस्तुओं की बात करता हूं। एक तो वस्तु हो गई मेरे पास में ए और एक वस्तु ले ली मैंने बी। अच्छा, मैं मानता हूं कि दोनों वस्तुओं पर समान आवेश है, तो मैं दोनों वस्तुओं पर धनावेश मान लेता हूं। तो ए वस्तु पर मैंने माना धनावेश। अच्छा, मैंने अभी बताया था धनावेश को मैं प्लस से दिखाऊंगा, तो मैं धनावेश को प्लस से दिखाने के लिए इस वस्तु पर सभी जगह प्लस लगा देता हूं ताकि ये धनावेश दिखाई दे। दूसरी वस्तु है बी, और इसे भी मैंने अभी बताया कि दोनों वस्तुएं समान आवेश से हैं, तो अगर मैं इस पर धनावेश लेता हूं तो मुझे इस पर भी क्या दिखाना पड़ेगा, धनावेश दिखाना पड़ेगा। तो इस पर भी मैंने क्या दिखाया, धनावेश दिखा दिया, और धनावेश को फिर मैं उसी तरीके से दिखा रहा हूं, सभी और प्लस लगाकर। अब मेरे पास ये भी धनावेशित वस्तु है और ये भी धनावेशित वस्तु है, दोनों वस्तुओं को मैं क्या कर रहा हूं, एक दूसरे के पास ला रहा हूं। तो दोनों पर समान आवेश हैं, तो मैंने अभी बताया समान आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। तो दोनों वस्तुओं के बीच क्या उत्पन्न होगा, प्रतिकर्षण उत्पन्न होगा। ऐसे अगर मैं दोनों वस्तुओं की बात करता हूं और अगर मैं किसी भी एक वस्तु को ऋणावेशित कर देता हूं और ऋणावेश को मैं माइनस करके दिखा सकता हूं, तो मेरे पास इस वस्तु पर ऋणावेश हो चुका है और इस वस्तु पर धनावेश, तो दोनों कौन से आवेश हो चुके हैं, विपरीत आवेश। और विपरीत आवेश मैंने बताया, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो अब इस वस्तु में क्या उत्पन्न हो जाएगा, आकर्षण, यानी कि दोनों वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर खींचेगी। ठीक है, तो मैंने फिर से क्या बताया था, मैंने आवेश के बारे में बताया था। आवेश मेरे पास एक ऐसा गुण है किसी भी वस्तु का जिससे उसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। फिर मैंने आवेश के प्रकार बताए थे, तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनावेश होता है और एक क्या होता है, ऋणावेश। धनावेश को मैं प्लस से दिखाता हूं और ऋणावेश को मैं माइनस से दिखाता हूं। फिर मैंने आपको बताया आवेशों के मूल गुणधर्म के बारे में। तो आवेश जो है, सबसे पहली चीज बताई थी, आवेश एक कैसी राशि है, आवेश एक अदिश राशि है, तो मैंने बता दिया आवेश एक अदिश राशि है। इसके बाद मैंने बताया कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया, एक बार दोनों वस्तुएं मैंने समान आवेश से आवेशित ली थी और एक बार मैंने दोनों वस्तुएं विपरीत आवेश से आवेशित ली थी और मैंने दोनों का आकर्षण प्रतिकर्षण बता दिया। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे की बात करते हैं। तो अब तक अपन ने पढ़ा कि आवेश क्या होते हैं और आवेश के प्रकार क्या होते हैं। अच्छा, अब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि हम आवेश को उत्पन्न कैसे कर सकते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आवेश को उत्पन्न करने के मेथड्स या आवेश को उत्पन्न करने की विधियां। तो देखिए, आवेश उत्पन्न करने की विधियां। तो
आवेश को उत्पन्न करने की विधियों में पहली विधि आती है घर्षण द्वारा आवेशन। तो मैं पहले मेथड की बात करूंगा और पहला मेथड है घर्षण द्वारा आवेशन। तो देखो स्टूडेंट्स, अपन को यहाँ पर रटना नहीं है, अपन को समझना है और अपन को कुछ ऐसी ट्रिक्स बनानी है ताकि अपन को टॉपिक देखते ही उसके बारे में सब कुछ याद आ जाए। तो मैंने पहली चीज बताई है घर्षण द्वारा आवेशन। अच्छा, इसका नाम अगर अपन गौर से देखेंगे तो नाम में पहला वर्ड आता है घर्षण, ठीक है। अच्छा, घर्षण सुनते ही आपके दिमाग में एक चीज आई होगी या एक दिमाग में एक वर्ड उत्पन्न हुआ होगा जिसको अपन कहते हैं रगड़ खाना, यानी कि घर्षण का मतलब होता है रगड़ खाना। यानी कि यहाँ पर अगर मुझे आवेश उत्पन्न करना है तो मुझे वस्तुओं को क्या खिलानी पड़ेगी, रगड़ खिलानी पड़ेगी। तो देखो मैं इसको समझाने के लिए यहाँ पर फिर से दो वस्तुएं ले लेता हूँ। एक वस्तु की बात की मैंने ए और एक वस्तु की बात की मैंने बी, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, इस ए वस्तु को लूंगा और इस बी वस्तु को लूंगा और दोनों को आपस में क्या कर दूंगा, रगड़ दूंगा। तो मेरे पास एक वस्तु आवेश, एक वस्तु धनावेशित हो जाएगी और एक वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूं यहाँ पर दो वस्तुएं, जिसमें से एक वस्तु ले लेता हूं मैं कांच की छड़। एक वस्तु मैंने ले ली कांच की छड़ और दूसरी वस्तु मैंने ले ली रेशम का कपड़ा। तो मैं क्या करूंगा, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से घर्षित कराऊंगा, या मैं अगर कहूं कि मैं कांच की छड़ को क्या करूंगा, रेशम के कपड़े से घर्षित कराऊंगा। तो देखो, ये जब भी मैं कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से घर्षित कराऊंगा तो मेरे पास कांच की छड़ के जो इलेक्ट्रॉन है, कांच की छड़ के इलेक्ट्रॉन है वो कहां चले जाएंगे, रेशम के कपड़े पर चले जाएंगे। तो इसके कांच की छड़ के इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर जा रहे हैं, तो कांच की छड़ के इलेक्ट्रॉनों में तो हो चुकी है कमी और रेशम के कपड़े की इलेक्ट्रॉनों में हो चुकी है वृद्धि। और अभी मैंने आपको बताया था कि जिस भी वस्तु के इलेक्ट्रॉनों में कमी होती है उस पर धनावेश आ जाता है और जिस भी वस्तु के इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होती है उस पर ऋणावेश आ जाता है। तो यहाँ पर कांच की छड़ के इलेक्ट्रॉनों में कमी हुई है तो ये हो जाएगी मेरे पास धनावेशित, और मेरे पास रेशम के कपड़े के इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि हुई है तो ये हो जाएगी मेरे पास में ऋणावेशित। तो इस तरीके से हम घर्षण द्वारा आवेशन को समझ सकते हैं। मैं फिर से बताता हूं, घर्षण द्वारा आवेशन में हम क्या करते हैं, दो वस्तुएं लेते हैं, दोनों वस्तुओं को आपस में घर्षित कराते हैं। तो एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलकर दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। जिस वस्तु के इलेक्ट्रॉनों में कमी होती है वो धनावेशित हो जाती है और जिस वस्तु के इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होती है वो ऋणावेशित हो जाती है। तो हम पहले मेथड को समझ चुके हैं। पहला मेथड था मेरे पास घर्षण द्वारा आवेशन, जिसको मैंने अभी आपको उदाहरण के द्वारा समझा दिया है। तो हम दूसरे मेथड की बात कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा जो मेथड है वो है संपर्क द्वारा आवेशन। तो संपर्क द्वारा आवेशन की मैं बात करता हूं। फिर से मैं वही बात करता हूं कि हमें नाम से याद रखना है या फिर हमको ऐसे कुछ ट्रिक्स बनानी है जिसको हमसे देखते ही क्या हो उस टॉपिक के बारे में सब कुछ आ जाए। तो अब मेरे पास दूसरा जो वर्ड है वो वर्ड आता है संपर्क, और आप सब लोग जानते हैं संपर्क का मतलब होता है किसी वस्तु के टच कराना या किसी वस्तु के कांटेक्ट में आना। तो यहां मैं क्या कराऊंगा, वस्तुओं को आपस में संपर्क कराऊंगा और संपर्क के द्वारा उनमें आवेश उत्पन्न करूंगा। तो इसके लिए मुझे फिर से दो ही वस्तुएं लेनी पड़ेगी। मैं फिर से एक वस्तु ले लेता हूं ए और दूसरी वस्तु ले लेता हूं बी। बस मुझे यहाँ पर इस बार क्या देखना है कि एक जो वस्तु है वो तो होगी मेरे पास आवेशित और दूसरी वस्तु वो होगी जिसमें मुझे आवेश उत्पन्न करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो ए वस्तु जो है ये है मेरे पास में आवेशित वस्तु और जो वस्तु बी है वो है अनावेशित वस्तु। अनावेशित वस्तु का मतलब है जिसमें मुझे आवेश उत्पन्न करना है। तो देखो, वस्तु ए की बात करता हूं तो मैंने इस वस्तु को आवेशित बताया है और आवेश मेरे पास दो ही प्रकार के होते हैं, एक तो धनावेश और ऋणावेश। तो या तो मैं इसको धनावेश कर देता हूं या मैं ऋणावेश कर देता हूं। तो माना मैंने इस वस्तु को मान लिया है धनावेशित, तो धनावेशित को मैं प्लस लगाकर दिखाता हूं। तो मैंने इस पर लगा दी है प्लस। तो मैंने इन सभी वस्तुओं पर, इस वस्तु पर पूरी तरीके से इसको प्लस लगाकर दिखा दिया है। और इस वस्तु, ये वस्तु अभी अनावेशित है यानी कि इस पर कोई भी आवेश नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इस वस्तु को अभी ऐसे रहने देता हूं। अब मुझे क्या करना है, संपर्क द्वारा आवेशन करना है, यानी कि मुझे वस्तुओं को संपर्कित कराना है। तो मैं क्या करता हूं, ये मैं इसको फर्स्ट स्टेप बोल रहा हूं। दूसरी स्टेप में मैं क्या करता हूं, इस ए वस्तु को बी वस्तु के संपर्क में ला देता हूं। तो मैंने वस्तु को संपर्कित दिखा दिया है। तो ये मेरे पास एक वस्तु हो गई ए और इस वस्तु को मैंने डाल दिया बी। और ए वस्तु जो है वो मेरे पास कैसी थी, प्लस, और बी वस्तु जो है अभी तक कोई भी आवेश वाली नहीं थी। तो ए वस्तु पर मेरे पास अभी आवेश है। तो हम क्या देखते हैं फ्रेंड
जब भी मैं ए वस्तु को बी वस्तु के कांटेक्ट में लाता हूं तो मेरे पास ए वस्तु पर उपस्थित जो आवेश है वो पूरा कहां चले जाता है, बी वस्तु पर चले जाता है, और बी वस्तु जो है वो भी समान आवेश से आवेशित हो जाती है, यानी कि उसी आवेश से आवेशित हो जाती है जिस आवेश से वस्तु ए आवेशित है। तो मेरे पास दोनों वस्तु पर समान आवेश आ जाता है। इसके बाद हम दोनों वस्तुओं को अलग अलग कर लेते हैं। तो मेरे पास दोनों वस्तुओं को जब मैं अलग अलग करता हूं तो ये वस्तु A और ये वस्तु B, तो दोनों ही वस्तुओं पर मेरे पास क्या हो जाता है, समान आवेश उत्पन्न हो जाता है, यानी कि अब दोनों ही वस्तुएं कैसे हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। ठीक है, तो अब तक हमने दो प्रकार के मेथड पढ़ लिए हैं। एक मेथड था घर्षण द्वारा आवेशन, जिसमें हमने दोनों वस्तुओं को रगड़ खिलाई थी, जिससे एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु पर चले गए थे और मेरे पास एक वस्तु के इलेक्ट्रॉनों में कमी हो गई थी और दूसरे वस्तु के इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि हो गई थी। जिस वस्तु के इलेक्ट्रॉनों में कमी हुई थी उस पर तो धनावेश आ चुका था और जिसके इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि हुई थी उस पर ऋणावेश आ चुका था। दूसरा मेथड हमने पढ़ा संपर्क द्वारा आवेशन, जिसमें हमने एक तो ले ली आवेशित वस्तु और दूसरी ले ली अनावेशित वस्तु। आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के हमने टच में करा दिया तो मेरे पास आवेशित वस्तु वाला आवेश कहां चले जाता है, अनावेशित वस्तु पर, और दोनों ही वस्तुएं क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। तो हम अब तीसरे मेथड की बात कर लेते हैं जो कि इन दोनों से थोड़ा सा हटके है। तो तीसरा मेथड है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो देखिए मैं पहले इस मेथड को समझाता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि आपको यह समझना कैसे है। तो इसमें हम क्या करते हैं, फिर से दो वस्तुएं ले लेते हैं और सभी संपर्क द्वारा आवेशन जैसे रखेंगे। कैसे कि एक वस्तु तो लूंगा मैं आवेशित और एक वस्तु लूंगा अनावेशित। तो मैंने एक वस्तु ले ली जिसको मैं बी लिख रहा हूं और ये वस्तु मैंने इस तरीके से ली। ठीक है, ये मैंने एक स्टैंड पर खड़ी कर दी, एक मैंने बी वस्तु का गोला ले लिया है और एक मैं यहां पर एक छड़ ले लेता हूं। आप गोला भी ले सकते हैं लेकिन यहां पर मैं सुविधा के लिए छड़ बता रहा हूं और इस छड़ को मैं लिख देता हूं एक छड़। तो मैंने फिर से बताया कि एक वस्तु जो है मुझे आवेशित लेनी है और एक वस्तु मुझे अनावेशित लेनी है। तो मैं इस छड़ ए को क्या करता हूं, आवेशित वस्तु बता देता हूं और आवेश यहां पर मैं इसको धनावेशित मान लेता हूं। तो मैंने इस वस्तु को धनावेशित बता दिया। आपको पता है धनावेश को अपन प्लस से दिखा रहे हैं, तो यहां पर मैंने ए वस्तु को धनावेशित मान लिया। अब मुझे क्या करना है, इस ए वस्तु को इस बी वस्तु के पास लेकर जाना है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ए वस्तु बी के कांटेक्ट में नहीं आए, यानी कि संपर्क में नहीं आए, सिर्फ पास लेकर जाना है, थोड़ी दूरी रखनी है दोनों के बीच में। तो ये मैंने फर्स्ट मेथड बताया। दूसरे मेथड में मैं क्या करता हूं, ये मैंने ले लिया है गोला जो कि अनावेशित है और मैंने ये छड़ ले ली ए जो कि आवेशित है और ये आवेशित छड़ जो है वो मैं इसके पास लेकर गया हूं। अब मैं बात करता हूं तीसरी स्टेप की। तो मैं यहां दो लिख देता हूं ताकि आपको पता है ये पहली स्टेप है और ये दूसरी स्टेप है। अब मैं थर्ड स्टेप की बात करता हूं। तो थर्ड स्टेप की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने आपको बताया था समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो अगर मैं प्लस की बात करूं यानी कि धनावेश की बात करूं तो धनावेश क्या करेगा, विपरीत वाले यानी कि ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इस वस्तु में जो भी आवेश हैं, क्योंकि देखो सभी वस्तु में आवेश होता है, बस उसे प्रेरित करने की जरूरत होती है यानी कि उसे उकसाने की जरूरत होती है। तो यहां पर ये जो प्लस है वो इसके अंदर वाले माइनस वाले को यानी कि ऋणावेश को उकसाएगा यानी कि इसको प्रेरित करेगा। तो कैसे करेगा, देखिए ये मैंने बना दिया है धनावेशित छड़ और यहां पर मैं इस गोले की बात करता हूं जो कि अभी तक अनावेशित है। तो ये छड़ क्या करेगी, इस गोले के जो ऋणावेश है उसको प्रेरित करेगी और उसे अपनी ओर खींचेगी। क्यों, क्योंकि ये तो प्लस है यानी कि ये तो धनावेश है और धनावेश किसको अपनी ओर आकर्षित करता है, माइनस वाले को। तो इसके अंदर जितने भी माइनस वाले हैं वो सब किसकी ओर आकर्षित होंगे, इस प्लस वाले की ओर आकर्षित होंगे। तो देखिए कैसे आकर्षित होंगे कि जितने भी माइनस वाले आवेश हैं वो सब इस छड़ के जो प्लस वाला सिरा है उस तरफ आ जाएंगे। तो माइनस जितने भी हैं वो सब इस तरफ आ जाएंगे। लेकिन अभी मैंने बताया था समान आवेश प्रतिकर्षित भी करते हैं। तो ये जो प्लस है वो प्लस वालों को क्या कर देगा, दूर भेज देगा। यानी कि इस क्षण में जितने भी प्लस वाले आवेश या धनावेशित आवेश है वो सब प्रतिकर्षित होकर कहां चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे। तो वो जितने भी प्लस है वो इस वस्तु के दूसरे सिरे पर इकट्ठे हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, जो माइनस वाले यानी कि जो ऋणावेश है उनको तो इन प्लस वालों की तरफ इकट्ठा करवा दिया और जो प्लस वाले हैं उनको मैंने दूसरी तरफ इकट्ठा करवा दिया। ये हमारा हो चुका है थर्ड स्टेप। अब मुझे ये पता करना है कि मुझे इस वस्तु पर आवेश कौन सा चाहिए। क्यों, क्योंकि यहां पर मेरे पास दो आवेश हैं, एक तो मेरे पास यहां पर ऋणावेश है और एक यहां पर मेरे पास धनावेश है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आपको इस वस्तु को ऋणावेशित बनाना है कि आपको इस वस्तु को धनावेशित बनाना है। तो अपन क्या करेंगे, इस वस्तु को तो मैं दूर हटा देता हूं क्योंकि इसमें आवेश तो प्रेरित हो चुका है।
अब मुझे अगर यहाँ पर माइनस करना है तो यहाँ पर मैं एक नया वर्ड यूज ले रहा हूँ और वर्ड का नाम है भू संपर्कित करना। तो देखिए भू संपर्कित कैसे करते हैं, मैं यहाँ फोर्थ स्टेज की बात करूंगा और फोर्थ स्टेज में देखिए मैं सिर्फ इस बी वस्तु की बात कर रहा हूं। ये मेरे पास वस्तु बी है। अच्छा, मैं मान लेता हूं कि मुझे इस वस्तु को ऋणावेशित बनाना है। तो ऋणावेशित कब बनेगी, जब इस वस्तु के जितने भी धनावेश हैं वो सब क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो मेरा मकसद क्या है कि इनके जितने भी प्लस है इन सभी प्लस को हटाना मेरा मकसद है, ताकि फिर वस्तु में कौन से आवेश हैं, माइनस वाले आवेश हैं। तो मैं इसको भू संपर्कित कर देता हूं। भू संपर्कित करने के लिए अच्छा मुझे इन प्लस को हटाना है, तो मैं भू संपर्कित भी किधर से दिखाऊंगा, इस प्लस वाले की तरफ से दिखाऊंगा। तो मैं इधर से एक इस तरीके का साइन ड्रॉ करूंगा, इस तरीके से। तो ये जो साइन होता है ये साइन होता है भू संपर्कित करने का। भू संपर्कित में क्या होता है, किसी भी वस्तु का जो बेकार आवेश होता है यानी कि जो व्यर्थ आवेश होता है वो व्यर्थ आवेश जमीन में चला जाता है। कहने का मतलब हम क्या करते हैं, उस वस्तु को एक तार द्वारा जमीन से कनेक्ट कर देते हैं या अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे जो भी बेकार आवेश होता है वो बेकार आवेश कहां चले जाता है, पृथ्वी में यानी कि अर्थ में चले जाता है और अर्थ में जाकर नष्ट हो जाता है। तो मुझे यहाँ पर प्लस वाले को नष्ट करना है, तो मैंने तार जो है वो प्लस वाले की तरफ से जोड़ा है। तो जितना भी प्लस आवेश है वो सब कहां चले जाएगा, पृथ्वी में। तो मेरे पास सिर्फ कौन सा आवेश बचेगा, यहाँ पर माइनस वाला यानी कि ऋणावेश बचेगा। और अब मैं इस ऋणावेश को, इस भू संपर्कित को भी हटा दूंगा, तो ये ऋणावेश धीरे 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 इस पूरी वस्तु में फैल जाएगा। तो मेरे पास, मैं यहां लिख देता हूं, लास्ट स्टेज में मेरे पास में इस पूरी वस्तु में ऋणावेश जो है वो इस तरीके से फैल जाएगा और पूरी वस्तु जो है वो क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये था मेरे पास में थर्ड स्टेज, जिसमें कि अपन ने क्या किया, प्रेरण द्वारा आवेश उत्पन्न कराया। मैं एक बार वापस रिवाइज करा देता हूं। रिवाइज करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर दो वस्तुएं ली थी, एक वस्तु पर धनावेश डाला हुआ है और एक वस्तु जिसको हमें आवेशित करना है। इस धनावेशित वाली वस्तु को मैं सिर्फ इसके पास लेकर गया था, मैंने इसको इससे टच नहीं करवाया था। जैसे ही मैं पास लेकर गया तो इसका जो धनावेश है वो इस वस्तु में आवेश उत्पन्न करता है और ऋणावेशों को अपनी ओर आकर्षित करता है, धनावेशों को दूर भेज देता है। तो जितने भी ऋणावेश है वो वस्तु के एक सिरे में आ जाते हैं और जो धनावेश है वो वस्तु के दूसरे सिरे पर चले जाते हैं। उसके बाद मुझे वस्तु को ऋणावेशित बनाना है, तो इस धनावेश को मुझे नष्ट करना होता है। नष्ट करने के लिए मैंने एक वर्ड लिखा था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, और वो था भू संपर्कित। तो मैंने क्या किया, इस वस्तु को प्लस वाले की तरफ से यानी कि धनावेश की तरफ से भू संपर्कित कर दिया। तो जितना भी ये बेकार या व्यर्थ आवेश है वो सब पृथ्वी में जाकर नष्ट हो गया और वस्तु पर सिर्फ ऋणावेश बच जाता है। तो अपने पास ये वस्तु कैसे हो जाती है, ऋणावेशित। तो इस तरीके से हम वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। हमने 3 प्रकार के मेथड बताए थे, घर्षण द्वारा आवेशन, संपर्क द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। तीनों का ब्यौरा मैंने आपको यहाँ दे दिया है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सब आचार्य क्लासेस पर है और इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाएं ताकि आप अपने आस पड़ोस के जितने भी बच्चे हैं या फिर और भी जो जरूरतमंद है वहां तक ये वीडियो पहुंचाए, ताकि उन्हें भी आवेश के बारे में वो जानने का मौका मिले। और ये जो चैनल है इसे आप लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। धन्यवाद।